नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यदि आप अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे तो यकीन मानिए आप वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल एक फिज़िक्स का वीडियो डाला था भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर डाला था और काफ़ी प्यार मिला आप लोगों का। तो हम बार बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप लोग जो है अपना प्यार देते रहें। आज अपना जो वीडियो है वो केमिस्ट्री के ऊपर रहेगा। एक सप्ताह में हम 3-3 करके पोर्शन बना लेते हैं कि हफ्ते के अंदर 3 दिन जो है 3 और 3 6, यानी कि 2 दिन फिज़िक्स की क्लास रहेगी, 2 दिन केमिस्ट्री क्लास रहेगी और 2 दिन बायोलॉजी क्लास रहेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने इस सिलेबस को पूरा करेंगे। तो आइए केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं कि आखिर केमिस्ट्री बनी कैसे, आखिर केमिस्ट्री का जन्म कैसे हुआ। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो पुराने समय में केमिस्ट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है वो यूनान यानी कि यूरोप से मानी जाती है। यूरोप से कैसे मानी जाती है? क्योंकि जो केमिस्ट्री जो वर्ड है ये एक शब्द है जो आया कीमिया नाम से, कीमिया, और कीमिया से एक वर्ड बना जिसका नाम था केमिकल, और केमिकल से वर्ड बना जिसका नाम है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हमें स्टडी करनी है, जिसके अंदर हमें डील करनी है केमिकल्स के साथ, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ केमिकल्स। एक ऐसी विज्ञान की शाखा जो शाखा रसायनों के साथ डील करेगी, रसायनों के बारे में अध्ययन करवाएगी, अध्ययन किया जाएगा जिसमें रसायनों का, उसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुराने समय में मिस्र के जो लोग थे वो कीमिया कहते थे काली मिट्टी को, और कीमिया से केमिटिंग बना और केमिटिंग से बनी केमिस्ट्री। तो सबसे पहला सवाल इसके अंदर ये पूछा जाता है कि उस आदमी का नाम बताइए जिस आदमी को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। पहला प्रश्न, साथ साथ नोट्स बढ़ाते चलेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि सर रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक कौन आदमी है जिस आदमी को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, या जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर आपको देना है कि सर ये हम कहते हैं लेवोजियर को। हिंदी में इसको हम कई बार लेवाइसिए या लेवोजियर भी लिख देते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? आंसर होगा लेवोजियर को। क्यों कहते हैं इसके ऊपर भी मैं आऊँगा। एक क्वेश्चन बनता है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? भारतीय रसायन विज्ञान का जनक, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिस वैज्ञानिक को द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। तो आपका आंसर देना है कि ये थे प्रफुल्ल चंद्रा रॉय। इनका नाम है प्रफुल्ल चंद्रा रॉय। प्रफुल्ल चंद्रा रॉय को हम फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहते हैं, जबकि लेवोजियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, हालांकि ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता वैसे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि भारतीय रसायन शास्त्र का जनक जो है वो किसको कहते हैं? प्रफुल्ल चंद्रा रॉय को। लेवोजियर को सर हम फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहते हैं? देखिए, वैसे तो केमिस्ट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है, कई सारे काम इन्होंने केमिस्ट्री को करके दिए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का, और जो हाइड्रोजन होती है उसका, और ऑक्सीजन, इन दोनों के दोनों एलिमेंटों का जो नामकरण था वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? वो लेवोजियर के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण कौन से साइंटिस्टों के द्वारा किया गया था? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो आंसर होगा ये लेवोजियर ने किया था सर। एक इसने कंब्यूशन थ्योरी दी थी भाई,
हिंदी में कहते हैं ज्वलन का सिद्धांत, ज्वलन का सिद्धांत। और सबसे बड़ी बात, रसायन शास्त्र के ऊपर सबसे पहले किताब लिखने वाले साइंटिस्ट, इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री जो किताब है वो भी लिखी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नाम दिया। हालांकि इनकी डिस्कवरी हाइड्रोजन की क्वेंडिस ने करी थी, ऑक्सीजन की प्रिस्ले ने करी थी, वो बात अलग है। कंबस्टन थ्योरी, ज्वलन का सिद्धांत जो है वो भी लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ही दिया गया था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी इस केमिस्ट्री के इस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, वैसे केमिस्ट्री कई टाइप की होती है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के वैसे 5 प्रकार होते हैं। केमिस्ट्री 5 टाइप की होती है भाई। सबसे पहले जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में कहेंगे इसको एक दूसरा और लिखो पहले। एक होती है जिसको नाम दिया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी में लिखवा देता हूँ। तीसरी है जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। चौथी है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ये सारी की सारी मैं आपको जो भी लिखवा रहा हूँ ये केमिस्ट्री की ब्रांच ही है जिसके अंदर केमिस्ट्री ही पढ़ी जाती है। और पांचवी है जिसका नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो 5 ब्रांच हैं। देर आर 5 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम है, तीसरा एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम है और चौथा नाम जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहा जाता है हिंदी में। इसके हिंदी में नाम लिखेंगे आप कार्बनिक रसायन शास्त्र। बस ये ऊपर वाले 2 ही हमारे काम के हैं भाई, बस बाकी और हमारे काम के नहीं है। अकार्बनिक केमिस्ट्री, देखो ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें हमें जो पढ़नी है वो सिर्फ ये 2 पढ़नी है। नीचे वाली केमिस्ट्री का हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर ड्रग्स आती है, मेडिसिन आती है, दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखो नाम से ही स्पष्ट है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो बायोलॉजी से रिलेट करे, ये बायोलॉजी से रिलेट करने वाली है। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स से कहीं ना कहीं रिलेट करने वाली है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको हम फोटो केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है। तो ये जो प्रोसेस है वो केमिस्ट्री की है, तो इसीलिए इसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर रखा गया है। हमारे काम की 2 ब्रांच हैं, एक है ऑर्गेनिक, दूसरी है इनऑर्गेनिक। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 2 पोर्शन हैं और ये 2 के 2 पोर्शन हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और इन 2 के 2 पोर्शनों के अंदर कितने टाइप के चैप्टर इनमें आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर क्या फ़र्क है दोनों में। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें कार्बनिक रसायन में सिर्फ और सिर्फ हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में। केमिस्ट्री के अंदर लगभग 120 प्लस एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, और 120 एलिमेंटों में से कार्बन भी एक एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12, लेकिन फिर भी इसके लिए केमिस्ट्री की अलग ब्रांच है। क्यों? क्योंकि बिना कार्बन के केमिस्ट्री अधूरी है। बिना कार्बन के केमिस्ट्री के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इवन हम अपने जीवन में जो चीज़ यूज़ करते हैं उस हर चीज़ में कार्बन है। इस यूनिवर्स के 95% चीज़ें ऐसी हैं जिनकी संरचना बिना कार्बन के संभव नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मार्कर्स के अंदर ये इंक है जिसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसके अंदर भी कार्बन है। कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पूरे के पूरे सराउंडिंग में हमारे चारों तरफ कार्बन है। बिना कार्बन के कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमने कार्बन को एक अलग स्पेसिफिक ब्रांच बना के केमिस्ट्री की दे दी और उसका नाम रख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें वो चीज़ें पढ़नी है जिनमें कार्बन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर हमें मेटल्स पढ़नी है, धातुओं के बारे में। इसके अंदर हमें नॉन मेटल पढ़नी है,
अधातुओं के बारे में, इसमें हमें मेटलॉइड पढ़ने हैं, उपधातुओं के बारे में। ये जो चैप्टर हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जबकि कार्बन से रिलेट करने वाली हर चीज़ जो है वो किस में पढ़ी जाएगी, वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूं तो ज़्यादा बेहतर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल कंपाउंड। फर्स्ट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री नाम है केमिकल कंपाउंड। कार्बनिक रसायन। केमिकल कंपाउंड या जिसको हिंदी में हमने रासायनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं, सॉरी कंपाउंड यौगिक होता है, एक मिनट, रसायन यौगिक लिख लो। चलो देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है। केमिकल कंपाउंड के अंदर पहला टॉपिक आता है एसिड, बेस और साल्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें कम से कम आपको ये पता होना चाहिए। आप वन लाइनर किताबें पढ़ते हो या आप कंपटीशन की कोई भी बुक पढ़ते हो तो आपने भली भांति और अच्छे तरीके से एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ा होगा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और एसिड, बेस और साल्ट। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है और अगर इसको आपने मेरे से नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़िए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम से कम आपको 2 नई बातें मैं इस चैप्टर के अंदर ज़रूर बताऊंगा। ये इशू नहीं है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, इशू ये है कि आपने इसको मेरे से पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको एसिड और बेस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम सॉल्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिड और बेस। एक साइड में लिख देता हूँ एसिड और एक साइड में लिख देता हूँ बेस। अब आप सभी के मन में एक सवाल खड़ा हुआ होगा कि सर आखिर ये चीज़ क्या है। एसिड को हम हिंदी में विद्यार्थियों कहते हैं अम्ल, जबकि हम बेस को कहते हैं क्षार, या इसको भस्म भी लिख दिया जाता है कभी कभी। या तो इसको बेस कह लो, क्षार कह लो, भस्म कह लो, बात एक ही है। इसको अम्ल या हिंदी में इसको हम एसिड कहते हैं। क्या बला है, क्या होती हैं, हमने इनको कभी देखा है कि नहीं देखा, यूज़ कहाँ होता है, तो सारी की सारी बातें आज आपकी मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए एसिड और बेस होते क्या हैं। कॉमन सा एक डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। दोनों में सबसे पहले हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे हम नोट करेंगे। अब भाई हमारे पास वो चीज़, जिस चीज़ को जब हम पानी में डालते हैं ना, H2O पानी में डालते हैं तो वो हमें H पॉजिटिव आयन दे। हर वो चीज़ जिसको पानी में डालने पर हमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा, वो जो चीज़ होगी उसको हम नाम देंगे किसका भाई, उसको हम नाम देंगे सर एसिड का। सबसे पहला। दूसरा यहाँ पे पहला करेंगे, ऐसी चीज़ जिसको हम पानी में डालते हैं H2O में और डालने के बाद अगर वो हमें OH नेगेटिव आयन दे तो इसका मतलब वो बेस है। ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। बेस जो है वो कड़वा होता है, नमकीन भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं। ये स्लाइटली खट्टे होते हैं और स्ट्रॉन्ग जो है शोर भी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक खट्टे भी होते हैं। कॉमन से डिफरेंस बता देता हूँ। एसिड वो चीज़ है अगर हम उसको पानी में डालते हैं, यानी कि हमारे पास एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा रसायन जिसको हमने पानी में डाला। पानी में क्यों डाला सर? दूध में क्यों नहीं डाला? तेल में क्यों नहीं डाला? शहद में क्यों नहीं डाला? पानी में इसलिए डाला क्योंकि पानी जो है वो यूनिवर्सल एक सॉल्वेंट है, मतलब वो हर चीज़ को अपने अंदर घोल देता है। लगभग सारी चीज़ें पानी के अंदर घुल जाती हैं 1-2% को छोड़ के। इसलिए जब हम एसिड को पानी में डालते हैं और उससे हमें अगर H पॉजिटिव आयन मिलता है तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर कोई केमिकल हमारे पास है, हमने उसको पानी में डाला, OH नेगेटिव आयन मिला, इसका मतलब वो बेस है। या कई बार एग्जामिनर इसी चीज़ को थोड़ा सा और शब्दों में लिख देता है। एसिड को जब हम डालते हैं पानी में तो हमें H3O पॉजिटिव आयन मिलता है। एक ही बात है, H पॉजिटिव आयन लिख लो या H3O पॉजिटिव आयन लिख लो, बात एक ही है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इसको कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। इस आयन को नाम दिया है हमने हाइड्रोनियम आयन का, और इसको हमने नाम दिया है हाइड्रोक्सियल आयन का।
ये सारी चीज़ें आपको धीरे 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 समझ में आएंगी। इत्मीनान से बैठे रहिए, हाथ में कॉपी और पेन लेकर के, और जैसा जैसा मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ वैसा वैसा आप इसको नोट करें, ठीक है। दूसरी बात, कॉमन सा डिफरेंस, सर जिस चीज़ की, जिस केमिकल की pH वैल्यू लेस देन 7 हो वो एसिड होता है। अब ये क्या नई चीज़ आ गई सर, ये पहला था, ये दूसरा, ऐसी चीज़ सर जिसकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो वो बेस होता है। बड़ी अच्छी बात बताई सर आपने। पहले तो आपने आयन वाला सिस्टम बता दिया, अब आप pH वैल्यू बता रहे हो। देखो pH वैल्यू क्या होती है, इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन की सांद्रता या हाइड्रोजन की पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये जो pH वैल्यू होती है ना, ये एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा स्केल होता है pH स्केल, जिस स्केल की सहायता से हम किसी भी केमिकल का पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इस pH स्केल के ऊपर अंक होते हैं 0 से लेकर के 14 तक। बहुत कॉमन सी बात है, सबको पता होगा। 0 से 14 के बीच में एग्जैक्ट जो आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। 0 से 7 के बीच में जिसकी pH वैल्यू होगी वो होते हैं एसिडिक नेचर में। यहाँ जो होंगे वो होंगे सर बेसिक, और जिसकी pH वैल्यू 7 होती है वो होता है सर न्यूट्रल यानी कि उदासीन। उदासीन का मतलब एसिडिक वो होंगे जो H पॉजिटिव आयन देंगे, बेसिक वो होंगे जो OH नेगेटिव आयन देंगे। यानी कि एसिड के ऊपर पॉजिटिव आयन होता है, बेस के ऊपर नेगेटिव आयन होता है, लेकिन जिसकी pH वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल है, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई क्या नहीं होता, उसके ऊपर सर कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब समझो, जो चीज़ें जिनकी pH वैल्यू 0 से 3 के बीच होती है, 0 से 7 के बीच वाले एसिडिक हैं, लेकिन जिनकी pH वैल्यू 0 से 3 होती है ना वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं सर? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते हैं। एसिड सिर्फ वो तेजाब नहीं होता, आप टमाटर खाते हो उसमें भी एसिड है, आप नींबू खाते हो उसमें भी एसिड है, आप इमली खाते हो उसमें भी एसिड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड खा लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं आप H2SO4 खा लीजिए, मैं कहूं आपसे आप नाइट्रिक एसिड खा लीजिए, तो दीज आर नॉट ईटेबल, ये खाने के योग्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी pH वैल्यू 0 से और 3 के बीच में होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जिनकी pH वैल्यू 3 से 7 के बीच में होती है वो होते हैं वीक एसिड। और पेपर में पूछ लिया जाए इन दोनों में से, स्ट्रॉन्ग एसिड में से और वीक एसिड में से कौन से ईटेबल होते हैं, यानी कि कौन से एसिड को खाया जा सकता है, तो हम आंसर देंगे कि सर हम सिर्फ वीक एसिड को ही खा सकते हैं। ईटेबल अगर पूछे खाने योग्य कौन से होते हैं तो बताएंगे आपको वीक एसिड। आप स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं खा सकते, आपका मुंह जल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इधर। जिनकी pH वैल्यू 7 से लेके 10 के बीच होती है वो होते हैं वीक बेस। वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार, हिंदी में क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है। जिनकी pH वैल्यू 10 से लेके 14 के बीच होती है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। ईटेबल कौन से होते हैं? ये ईटेबल हैं सर, क्योंकि हम सिर्फ वीक ही खा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं खा सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, न्यूट्रल कौन से हो गए? जिनकी pH वैल्यू 7 है। इनका स्वाद कैसा होगा? इनका स्वाद होगा सर खट्टा। इनका स्वाद कैसा होगा? इनका स्वाद होगा सर कड़वा। इनका ये सर स्वादहीन होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता। जैसे पानी है, जो प्योर वाटर होता है उसकी pH वैल्यू 7 होती है। प्योर वाटर का कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता। तो सर जिस चीज़ की pH वैल्यू 7 होती है, जो न्यूट्रल होते हैं, उन चीज़ों का स्वाद नहीं होगा, उनमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होगा, और ना ही उनमें किसी प्रकार की कोई गंध जो है वो आएगी, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 3 डिफरेंस मैंने आपको बताए, 2 डिफरेंस हो रही। एक तो वो एसिड को आप पानी में डालोगे O पॉजिटिव आयन मिलेगा, बेस को पानी में डालोगे OH नेगेटिव आयन मिलेगा। अच्छा, pH वैल्यू जिसकी 7 से कम हो एसिड, pH वैल्यू जिसकी 7 से ज़्यादा हो बेस, 7 वाले क्या होते? न्यूट्रल। इस pH स्केल की जो खोज थी वो सोरेंस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया, बहुत बारी पूछता है
कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पीएच वैल्यू की या पीएच स्केल की खोज करी थी। पीएच जो स्केल है उसकी खोज करी थी सोरेंस नाम के साइंटिस्ट ने। आइए, ये तो कुछ इनके सामान्य से तरीके हो गए, कुछ इनके नेचुरल इंडिकेटर भी मैं आपको बताता हूँ। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब कुछ हमने भी इनकी पहचान करने के 2-3 साधन बनाए, इंस्ट्रूमेंट बनाए, जिससे कि हम फ़र्क पता लगा सकें एसिड और बेस के अंदर। तो इनके कुछ क्या होते हैं भाई, इनके कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, प्राकृतिक, सॉरी हमने नहीं बनाए, प्राकृतिक है इंडिकेटर। देखो, आप सबने लिटमस पेपर का नाम तो सुना होगा, हम सब जानते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर पहली चीज जो आती है वो आते हैं आपके लिटमस पेपर। हिंदी में भी इसको लिटमस पत्र ही लिखते हैं, इसको लिटमस पेपर लिख दिया जाता है कई बार, वो एक ही बात है। लिटमस पेपर एक ऐसी चीज़ है प्यारे दोस्तों, जिस चीज़ के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं किस चीज़ का, जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ केमिकल एसिडिक है या बेसिक है। कैसे? देखो, अगर हमारे पास एक लिटमस पेपर है, वैसे तो देखो कई बार पूछ लिया जाता है कि वो केमिकल जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, ब्लू लिटमस में बदल दे, वो क्या होते हैं? वो एसिड होते हैं। अगर आपके पास एक लिटमस पेपर है, ये क्या होते हैं 2 मिनट बाद बताऊंगा मैं कहाँ से मिलते हैं। अगर आपके पास एक लिटमस पेपर है, उसका रंग कैसा है? लाल। आपने उसके ऊपर क्या डाल दिया? एसिड। वो कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लू। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, उसके ऊपर आपने कोई केमिकल डाला और केमिकल डालने के बाद वो लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो गया, तो इसका मतलब आपने जो केमिकल डाला है उसका जो नेचर है वो एसिडिक है। वो कैसा है? वो अम्लीय है। अगर आपके पास ब्लू लिटमस है पेपर है, उसके ऊपर आपने कोई केमिकल डाला और वो कैसा हो गया? रेड लिटमस में चेंज हो गया, उसका कलर ब्लू से चेंज होकर के रेड हो गया, तो इसका मतलब आपने उसके ऊपर जो डाला वो क्या था? वो बेस था, वो एक बेसिक चीज़ थी। लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर पूछ लिया जाता है भाई, ध्यान रखना, इसका ओरिजिनल जो कलर होता है, ओरिजिनल जो रंग होता है वो होता है पर्पल। ओरिजिनल लिटमस पेपर कैसे रंग के होते हैं? पर्पल रंग के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। इनको डाई करके अलग अलग रंगों के अंदर तोड़ दिया जाता है, बांट दिया जाता है। आप इसको उसके ऊपर डाई करोगे, इसको रेड कर लो, ब्लू कर लो, येलो कर लो, ग्रीन कर लो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। कौन से पेपर को? लिटमस पेपर को। ओरिजिनल कलर कैसा होता है इनका? इनका ओरिजिनल कलर होता है सर पर्पल। चलिए देखिए, अच्छा ये कहाँ से मिलते हैं सर? अब सवाल ये आता है कि लिटमस पेपर जो है वो कहाँ से मिलते हैं, कि लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर को लीचेन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों लाइकेन। सुना है सबने? अब लाइकेन एक वनस्पति होती है, और कैसी वनस्पति? एक ऐसी वनस्पति जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। देखो, लाइकेन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी एल्गी और एक होती है आपकी फंजाई। एक होते हैं आपके शैवाल और एक होते हैं आपके कवक, है ना। ये दोनों चीज़ें जब एक साथ मिलकर के सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती हैं, काम करती हैं, तो उससे जो वनस्पति बनेगी उसको हम लीचेन कहेंगे, इनको लाइकेन कहेंगे। अब ये एक साथ क्यों रहते हैं सर? ध्यान से सुनो। एल्गी जो होती है ना, शैवाल, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है भाई, और आप सब जानते हैं कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता? क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कवक में क्लोरोफिल नहीं होता सर तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई भाई कि ये भोजन नहीं बना सकता, लेकिन ये जो है ये पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर लेता है, इसकी प्रॉपर्टी है ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि एल्गी जो है वो फंजाई को खाना बना के देती है और फंजाई एल्गी को पानी की सप्लाई करता है, और दोनों एक साथ एक ही रिलेशन में रहते हैं और ऐसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एल्गी फंजाई पे पानी के लिए डिपेंड करेगा और फंजाई एल्गी के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड करेगा, और इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध। हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है सहजीवी संबंध।
तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि लिटमस पेपर जो है वो किस चीज़ से प्राप्त किए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर इसको हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लाइकेन 2 वनस्पतियों से मिलकर बढ़ता है, एक जिसके अंदर सर शैवाल यानी कि एल्गी होती है, दूसरी सर जिसमें फंजाई यानी कि जिसको हम कवक कहते हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है सर, ये भोजन बढ़ा सकती है, फंजाई में कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये क्या नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना सकते, लेकिन ये पानी को स्टोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो फंजाई जो है वो एल्गी को पानी देगा, एल्गी भोजन बना के फंजाई को देगा। दोनों ये प्रकृति का नमूना है, ध्यान से देखिए। शैवाल एल्गी जो है वो अलग किंगडम है, फंजाई जो है वो अलग किंगडम है। जब 2 अलग अलग किंगडम के प्लांट या 2 अलग अलग किंगडम के जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिस संबंध में रहते हैं, तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशन ही कहा जाता है, उसको सहजीवी संबंध ही कहा जाता है। समझ में आ गया ध्यान से? ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देता हूँ। आज के लिए मेरे विचार से आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसको पढ़िए, ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप अपना पुट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए तत्पर हूँ। और जैसा प्यार और सहयोग आप लोगों से मिल रहा है, ये काफ़ी उत्साह की बात है हमारे लिए। ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, घर बैठे रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, घर रहें, सुरक्षित रहें। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तब तक देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस टाइम को ना आप यूज़ करो। यूज़ कैसे करोगे? अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूट्यूब में घुसे होंगे, कुछ ऐसे जो फेसबुक में, व्हाट्सएप में। हमने आज एक सर्वे के अनुसार ये बात सामने आई कि लॉकडाउन के टाइम में हमारे देश के अंदर लोग जो है वो कम से कम दिन में 9 घंटे मोबाइल पे रहते हैं। सोचने की बात है, 9 घंटे मोबाइल पे। 12 घंटे रात को सोने के बचे 3 घंटे। 3 घंटे में खाना भी खाना है, नहाना भी है, जितने भी ज़रूरी काम है वो सारे करने हैं। और फिर उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ बची, वो बची मोबाइल। तो जब लॉकडाउन खुलेगा और आप लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, तो आप कुछ बच्चों को देखेंगे कि उनके चेहरे पे, उनकी प्रतिभा में आपको इतना सुधार मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे छुपा रुस्तुम हैं। आप अपना टाइम यूट्यूब के ऊपर ख़राब कर रहे हो, आप अपना टाइम मूवी देखने में ख़राब कर रहे हो, आप अपना टाइम, अब यूट्यूब देखना है, पढ़ाई की चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें देखो, वो चीज़ें देखो जो आपको कुछ सिखा सके। टाइम वेस्ट मत करो। 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी देख ली, फिर फेसबुक चला लिया, फिर व्हाट्सएप चला लिया। उन बच्चों से जब आप मिलोगे ना तो सोचोगे यार इतना तो ऐसा तो नहीं था, इतना इंटेलिजेंट कहाँ से हो गया, कब से हो गया। तो ये चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। इस टाइम का फ़ायदा उठाइए और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बी सेफ। थैंक यू सो मच।